एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान मेधा की धरती रही है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मेधा के एक बड़े पहचान सिवान कर रहे हैं। आज हमारे बीच में एक मौसम वैज्ञानिक जिनका सफ़र सिवान से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज वो नेशनल मानसून मिशन के एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं और एक जो देश में अभी जो मौसम विज्ञान के लिए जो एक नया मॉडल डेवलप किया गया था मौसम पूर्वानुमान के लिए, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो आज सिवान आए हुए हैं, तो उनसे हम उनके सफ़र और सिवान के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अतुल सहाय जी से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सफ़र सिवान से ही शुरू हुआ था, फिर आप जेनेवा भी गए और भी एक लंबा करियर, आपका अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा आपका, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। मैं यहाँ सिवान के पास रुइया बंगरा एक गाँव है, वहाँ से मैं 7 तक वहीं से पढ़ाई किया। गाँव से हम लोगों को सिवान आना भी एक सपना लगता था, बाकी बड़ा शहर तो छोड़ दीजिए। लेकिन उसी समय बिहार सरकार की एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना आई और जिसके कारण मैं सिवान में आके डीएवी हाई स्कूल से हाई स्कूल किया, फिर डीएवी कॉलेज से मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया। और इस दौरान काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव भी आए, 2-3 साल का पढ़ाई में गैप भी हुआ। फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया और वहाँ से मैंने एमएससी और पीएचडी किया। और इस प्रकार से आप ये कहिए कि जो रियल जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, इसकी शुरुआत करते करते मुझे 35 साल से ऊपर के बाद मैं इस प्रोफेशन में आया। लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जैसे मैं इस प्रोफेशन में आया और मुझे एक ख़ास मिशन दिया गया मॉडलिंग के लिए कि कैसे मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए मॉडलिंग होगा, तो मैं उसमें लग गया। हालांकि उस समय मेरी उतनी जानकारी नहीं थी, मैं उसमें लग गया और मैं उसको करते करते मैं बहुत ही कुछ आगे उसमें किया। और आपको जो मौसम का जो पूर्वानुमान होता है उसमें कई प्रकार हैं। एक तो नाउ कास्टिंग है जो एकदम से 3 घंटे 4 घंटे के लिए होता है। उसके बाद से मीडियम शॉर्ट रेंज होता है 3 दिन का, मीडियम रेंज होता है 8 दिन का, 10 दिन का। फिर सीजनल होता है कि पूरा मौसम में मानसून में कितनी बारिश होगी, क्या होगी। बीच में जो था कि 3 और 2 से 4 सप्ताह के बीच में क्या होगा, इसका कोई मॉडल इंडिया में नहीं था। वो मानसून मिशन में मुझे दी गई जिम्मेवारी कि इसको आप डेवलप कीजिए। और 2012 से करते करते 2016 में हमने इसको ऑपरेशनल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किया। और मैं एक, चूँकि हम लोगों के गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है लेकिन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि इसके लिए मुझे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मुझे एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना के भेजा गया कि नहीं, आप इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कीजिए और इनके जुड़ी हुई जो कृषि से, जल से, स्वास्थ्य से और बाकी जो सेवाएं हैं उनमें इसका कैसे अनुप्रयोग करेंगे, इसके लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई और मैं उस जिम्मेवारी को कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने बोला कि जैसे आप सिवान आना आपके लिए बड़ा सपना था और आपने मौसम वैज्ञानिक के तौर पे जिनेवा तक की यात्रा कर ली, तो ये जो सफ़र आपका रहा, इससे चुनौतियाँ बहुत सारे आई होंगी, उस पर थोड़ा चर्चा करें। क्योंकि हमारे सिवान में कई युवा हैं जो कि सपने देखते हैं, तो उनके जीवन में चुनौतियाँ आ रही, तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? नहीं, चुनौतियाँ तो देखिए बहुत कुछ हैं। मैं जैसा मैंने आपको बोला कि 35 साल के बाद मैं सरकारी और नौकरी में आया ऑटोनोमस गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में। लेकिन उसके पहले बहुत सी चीज़ें हुई। सेशन लेट चल रहा है, बिहार में भी सेशन लेट चल रहा था फिजिक्स ऑनर्स का। फिर उसके बाद से इलाहाबाद में भी मैथमेटिक्स का सेशन 3-3 साल लेट हो गया। उसके बाद से जब पीएचडी किए तो
अब हम लोगों के जो ये था कि उस समय कि कुछ सोशल वर्क भी करना है, ये भी करना है, तो सबसे अच्छा हम लोगों को लगा था कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या कुछ उसमें ज्वाइन कीजिए। उसके बाद से आप, तो उस समय हम लोग देखते थे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय भी रहते हैं, सोशल वर्क में भी रहते हैं। वही सपना लेके फिर मैं 4-5 साल तक मैं डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मैं टीचिंग भी किया, लेकिन एडहॉक में किया मैं। उसके बाद से परमानेंट नहीं हुआ। लेकिन जब परमानेंट हुआ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शुरुआत आप जब भी करें मन से करें, ऐसा नहीं है कोई भी लेट नहीं है। बहुत मैं एक से पूछ रहा था, 12th किया, उसके बाद से इंजीनियरिंग के लिए, IIT के लिए अच्छा लड़का था, वो IIT का टेस्ट दिया था, अच्छा नंबर भी आया था उसका, IIT में उस साल नहीं हुआ था। मैंने कहा अगले साल ले लो, वो बोला कि नहीं मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो खैर मैं बहुत समझाया, वो समझा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी कुछ नहीं होता है बर्बाद होने के, लेकिन जब आप कर रहे हैं जिसको, उस पैशन से आप करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आजकल तकनीकी क्रांति का दौर है। इस समय देखा जा रहा है कि लड़के, हर जो भी युवा हैं, वो चाह रहे फटाफट सब कुछ मिल जाए, जबकि आपका जो एक पूरा करियर रहा है उसमें धैर्य एक बहुत बड़ा आसरा रहा है, एक आधार रहा है। तो आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि आज की फटाफट संस्कृति में वो अपना धैर्य रख के कैसे अपने करियर को संवार सकते हैं? नहीं, धैर्य तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर विश्वास करना। यस, मैं अचीव कर सकता हूँ, और वो विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट और ये माने शॉर्टकट में चीज़ें, आपको सफलता की चरम पर आप नहीं पहुँच सकते हैं शॉर्टकट से, आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया गया, आपने टिक मार्क किया, आंख बंद करके भी बहुत लोग टिक मार्क कर देते हैं, उसमें से कुछ कुछ सही भी हो जाता है। लेकिन जो लोग पढ़ के थॉरो नॉलेज के साथ जो करते हैं, आगे चल के वही सफल होते हैं। तो आपको शॉर्टकट के बजाय थॉरो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि तमाम करियर के तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसमें जो करियर का चयन करें तो किस तरह से करें और कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे करियर को? नहीं, ये एक बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि जब हम लोगों के समय में था करियर का, तो बहुत ही सीधा साधा रास्ता था कि आप ये पढ़ो, ये कंपटीशन दो, ये आओ इसमें। लेकिन अब इतने एवेन्यू खुल गए हैं लोगों के कि हमें भी नहीं मालूम है कि क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का अपना, मेरा बेटा छोटा वाला, उसने गेम खेलता था, और उसके बाद से उसको फेसबुक से ऑफर आया कि तुमको $1,500 सैलरी देंगे, तुम गेम खेलो। अब मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा था कि गेम खेलने के लिए उसको $1,500 क्यों देगा फेसबुक। लेकिन तो इस तरह से, तो जो भी आपको, जिस चीज़ में आपको मन लगता है, उसी चीज़, हर फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं। आप उसको पूरे विश्वास के साथ और पूरे लगन के साथ कीजिए। अच्छा, हम लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो दौर में हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, और भी तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। तो इसमें जो कई बार होते हैं कि कई पेरेंट्स होते हैं, वो परेशान होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको कैसे, उनको पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहिए आज के दौर में? नहीं, देखिए, AI एकदम से अलग चीज़ हो गई, और आपके हर क्षेत्र में AI है, आप उसको इनकार कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। क्रिएटिविटी अगर आप AI के द्वारा लेना चाहते हैं तो वो फिर लिमिटेड हो जाता है, लेकिन आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर बच्चा क्रिएटिव है, उसको आप बढ़ने दीजिए। AI/ML समझना तो उसको ज़रूरी है ही। अभी हम लोग का मौसम, उसमें ही पूर्वानुमान में AI/ML बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जबकि कुछ एकदम जस्ट 2 साल पहले तक हम बोलते थे कि नहीं नहीं, ये AI/ML से नहीं होगा, अलग से पूरा विज्ञान है। AI/ML ने दिखा दिया कि नहीं, इससे भी हो सकता है, और हो रहा है, हम लोग उसको अपना रहे हैं। तो इसलिए AI/ML पर तो आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, तो बच्चों को सीखना है और उसमें करना है। लेकिन जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर, किसी भी फील्ड के लिए जो क्रिएटिविटी है, वो उसको स्वयं ही डेवलप करना है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पे जोर दिया गया कि बच्चों की जैसे रचनात्मकता उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस संदर्भ में माता पिता क्या करें कि उनके बच्चों की क्रिएटिविटी को और बढ़ावा दिया सके? माता पिता यही कर सकते हैं कि जैसे हमारे समय में था कि कोई किसी चीज़ के लिए आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए फोर्स ना करें। आप देखें कि बच्चे की अभिरुचि किस तरफ है और अगर उसी में आप उसको प्रोत्साहित कीजिए और उसी में आप सहायता कीजिए कि वो आगे बढ़े। आप अपने विचार उस पर मत थोपिए कि नहीं ये इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा। अभी बहुत सी चीज़ें हैं और उसको देखिए कि हाँ इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन आप पोटेंशियल खुद देखिए कि उसकी अभिरुचि किस चीज़ में ज़्यादा है और उसमें ही उसको आगे बढ़ने दीजिए। हर फील्ड में अभी बहुत से चीज़ें हैं जो कि करनी है और बच्चे कर सकते हैं, तो माता पिता का सहयोग मिलना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सहाय जी से, और इन्होंने अब आज के जो माता पिता हैं जो कि बच्चों को लेकर तनाव में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख दी कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, बच्चों की जो नेचुरल उनका जो चॉइस है उस पर काम करें, उसको प्रोत्साहन दें, और ये एक बहुत बड़ी सीख भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव और मैं हूं अमित। सिवान जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर जो जीरादेई है हम हमेशा जो बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े पद पे कार्यरत हैं। हमारे साथ अभी जीरादेई से हैं हमारे साथ एक मौसम विभाग, जो कहा जाता है कि अगर बारिश कब होने वाली है और मौसम कब बदलने वाला है, जिसको लेकर उस टीम में सर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात करेंगे कि आखिर मौसम जो होता है कैसे कब बदलता है, थोड़ी सी जानकारी दें। और सबसे बड़ा बात है कि जीरादेई जो है वहाँ जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं वहाँ से सर आते हैं, तो गर्व की बात है और सिवान के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। हमें गर्व होता है कि हमारे सिवान के लोग आज बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं। धन्यवाद सर, आपका सरकार न्यूज़ लाइव में स्वागत है। सर हमारे साथ गणेश पाठक है, पहले उनसे चर्चा करेंगे कि सर कैसा लग रहा है कि सिवान में ऐसे ऐसे अधिकारी आए हैं। तो अभी चर्चा आपने ये सिवान के लिए गौरव की बात है कि सिवान में ऐसे से यहाँ की मेधा की यहाँ की जो प्रतिभाएँ रही हैं वो समय समय अपनी उपलब्धियों सिवान को गौरवान्वित कर रही है। डॉक्टर अतुल सहाय इन्होंने मौसम में विज्ञान में एक बड़ा नाम कमाया, बड़ा योगदान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिवान का नाम गौरवान्वित किया है। सर कैसा लग रहा है कि आप भी IAS की तैयारी, कई तरह की तैयारी कराते हैं और सर का इंटरव्यू लिए हैं, खासकर आज कितना अच्छा लग रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही अच्छा है। इसलिए उस इंटरव्यू को सारे पेरेंट्स को देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई हैं, क्योंकि आज के दौर में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का जो नेचुरल उनका चॉइस है उसको भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों के संदर्भ में बहुत बड़ी बात है, इसको सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से प्रयास करना चाहिए। कितना गर्व महसूस होता है कि देश का जो नाम होता है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है सर, और उसी गाँव से और उसी सिवान के आप रहने वाले हैं, उसी मिट्टी से जन्म हो के आज देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत ही गर्व महसूस होता है। और उस समय जब हमने शुरू किया था तो अपनी यात्रा पढ़ाई से लेके ये नहीं था कि कभी हम इस तरह से बन पाएंगे, लेकिन बना तो इस धरती का तो योगदान है ही हमारे, जो भी हम कर पाए। और एक चीज़ है कि मैं कभी भी समझौता नहीं किया किसी चीज़ पर। अपने पूरे आप बोल सकते हैं जब तक नौकरी किया उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी मैं 3 साल से कंसल्टेंट हूँ, तो मैं कि मेरे कोई डायरेक्टर रहे हों, मेरे कोई भी रहे, मैं अपने जो उनके, ऐसा नहीं है कि वही जो सोच रहे हैं वो सही है, मुझे लगता है कि ये सही है तो मैं उसके लिए अड़ता था। सर उस दौर में पढ़ाई बहुत टॉप था और उस दौर में आपने पढ़ाई की, कैसे, कितना कठिन वो आपका सफ़र, एक लंबा सफ़र रहा होगा? नहीं, हम लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं था, पढ़ना ही था। और नौकरी के अब तब इस तरह से IT सेक्टर और ये सब उस समय था ही नहीं। वहाँ पर नौकरी के लिए या तो आप इंजीनियरिंग में सिविल और ये मिलेगा, और नहीं तो आप पढ़ो और IAS PCS और इसके लिए तैयारी करो। एक सवाल सर कि सिवान का उस दौर में नाम कुछ और हुआ करता था और कहीं आपसे सवाल पूछा गया हो कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस धरती के रहने, तो सर क्या इंट्रो आप दिया करते थे? कि सिवान उस दौर क्राइम का दौर भी था, सिवान के लोग खासकर क्राइम से ज़्यादा जानते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से उस समय कुछ लोग कम जानते थे लमसम, लेकिन आज पूरा देश भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से सिवान को जानता है। तो वो दौर में आप अपना परिचय किस तरह लोगों को दिया करते थे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इलाहाबाद में जाने वाला, मेरे पहले और भी लोग गए थे। मैं जब गया तो मैं भोजपुरी में बोलना शुरू किया
तो वो बोले एक मेरे मित्र थे उस भोजपुरी लैंग्वेज में ही सर बताया जाए। हाँ, तो वो बोले कि हम कहे का विजय काल चल बा, अरे अतुल भोजपुरी में मत बोलो ना, तो बोलिए सन कि ये थी गाँव के लिए काम, हम तो क्या करेंगे भाई, गाँव को आइए ही तो मैं बोलेंगे का बा। तो मतलब धीरे धीरे वो जो भोजपुरी बोलल शुरू भइल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नहीं तो बुझाओ कि बाप रे बाप इलाहाबाद में हिंदी एकदम खड़ा हिंदी। तो सर बिहार के वो कुछ समय था जब बिहार को हीन भावना से लोग देखते थे, पहले के कुछ लोग थे, कुछ जमाना था, लेकिन आज बिहार के लोग हर जगह मौजूद हैं। नहीं, उस समय भी हम लोग गर्व से बोलते थे कि हम बिहार के हैं। हाँ, कहीं कहीं बिहारी को तो बेइज्जत भी किया गया है। कुछ नहीं है, हम लोग यही तो मैं बोला ना, मैं कभी समझौता जो है वो है और उस पर हम करेंगे भाई। हम बिहार, मेरे पासपोर्ट में आपको दिखा दूं कि मेरे प्लेस ऑफ बर्थ रुइया बंगरा लिखा हुआ है, सीधे रुइया बंगरा लिखा हुआ है। अभी भी मैं जा रहा हूँ 1 तारीख को जिनेवा जा रहा हूँ, तो वीज़ा के लिए भरना होता है, तो प्लेस ऑफ बर्थ रुइया बंगरा सर्च करो कहाँ है बिहार में। सर रुइया बंगरा, जहाँ तक हमको नॉलेज है कि नटवर लाल के नाम से भी रुइया बंगरा को लोग जानते हैं। हाँ, नटवर लाल के भी नाम से जाना जाता है। नटवर लाल ने मतलब उस तरह से कुछ ऐसा भी अपराध नहीं किया था। कई बार कहा कि लाल किला को बेच दिए थे, वहाँ के को ले दिए, सर देश के पैसा माफ़ कर देंगे। जो चर्चा है, जो किताबों में जो बयां है कि नटवरलाल बहरूपिया के रूप में, उनका रूप कोई नहीं देखा है, कई तरह के रूप थे, पुलिस पकड़ती थी तो वो चकमा दे के भाग जाया करते थे और अचानक वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। किसी जेल में हमको लगता है कि लंबा दिन नहीं रह पाए हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है, शाइन स्पॉट थे। नहीं, ये जो चीज़ है ना कि जैसे अभी आपने बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दिमाग नटवरलाल, तो नटवरलाल उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन दिमाग उनके पास था, काफ़ी दिमाग था। हाँ, तो उसी का इस्तेमाल करते थे। तो हो सकता है कि कुछ उसमें दिमाग का नकारात्मक सोचा जाती है, क्योंकि भाई दिमाग तो है उनके पास, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो हो सकता है कुछ इस तरह के नकारात्मक सोच। सर कभी आपको पूछा गया हो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपना परिचय किस तरह इंट्रो लोगों को दिया करते थे उस जमाने में? मैं जब सिवान क्राइम की दुनिया में एक्टिव था। मैं बोलता सिवान का हूँ मैं, और सिवान में हूँ, और क्राइम है तो मैं बोलता उस समय लोग कहता हो कि शाहबुद्दीन के शहर के हैं, कि शाहबुद्दीन का नाम फेमस हुआ करता था उस समय। नहीं, शाहबुद्दीन हम लोगों से 2 साल जूनियर थे, शाहबुद्दीन के बड़े भाई 1 साल सीनियर थे, तो हम लोगों को सिवान में कुछ इस तरह की मतलब प्रॉब्लम, DAV स्कूल से वो भी पढ़े थे, गैसुद्दीन भी पढ़े थे हम लोग से, बल्कि NCC में हम लोगों के कप्तान हुआ करते, तो वो हम लोग को गर्व होता है कि कहीं बोलने में कि मैं बिहारी हूँ और बिहार के लोग बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं। हाँ, जरूर, ये तो गर्व होता ही है, हम बिहार के हैं और इसको डंके की चोट पे कहते हैं कि बिहार के हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं, धीरे धीरे के लोग बड़े बड़े पद पे भी रह चुके हैं शायद ऐसा। हाँ, सुकृति सिंह भी वहीं के रहने। हाँ, मैं उनके गांव गया था 3-4 साल पहले, हम लोग के गांव के बगल में ही है ना, नरेंद्रपुर। हाँ, नरेंद्रपुर में एक बहुत बड़ा क्या है, गणेश दत्त पाठक बताएंगे सर, वहाँ पे नरेंद्रपुर में क्या बना है जो नाम परिवर्तन बना है, वो एक तरह से एक कल्चरल थोड़ा सा यहाँ का दिखाने के लिए बहुत अच्छा। संजीव कुमार जी और उनके परिवर्तन सुने हैं कि ऐसा बना है कि पूरे बिहार में देखा जाए तो उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। हाँ, परिवर्तन में उन्होंने हर चीज़ पर ध्यान दिया, जैसे वहाँ पर जो बुनकर थे उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है कि किस तरह से करेंगे, जो भी लोकल में जो चीज़ें हैं वो, और सांस्कृतिक से लेकर हर तरह के काफ़ी कुछ कर रहे हैं वो। हम लोगों को सर गर्व होता है आपसे बात करके कि आप सिवान से रहने वाले हैं और सिवान से उभरते हुए आप बड़े बड़े देश में कार्यरत हैं, बड़े बड़े पद पे कार्यरत हैं सिवान के बहुत लोग, कितना गर्व महसूस होता है सर, खासकर हम लोग को भी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे सिवान वासियों के लिए? नहीं, सिवान वासियों के लिए कहेंगे कि सिवान से बहुत प्रतिभाएं निकली हैं और अभी निकलेंगी, तो आप लोग उस पर काम कीजिए कि और लोग अच्छे लोग निकले। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिवान में सिर्फ क्राइम और ये है, सिवान में सब चीज़ें। गणेश दत्त पाठक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गणेश दत्त, इनकी नॉलेज की कमी नहीं है, खदान भरा हुआ है इनके पास। हाँ, इनका तो मैंने बहुत थोड़ा सा इनके, अगर जिस हिसाब से गणेश दत्त जा रहे थे उस हिसाब से रहते तो बहुत कुछ अभी अचीव कर सकते थे, लेकिन बीच में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण थोड़ा सा ये पीछे हो गए हैं। फिर भी इन समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो मैं लोगों से बोलूँगा कि आप गणेश दत्त से शिक्षा लीजिए कि उस क्रिटिकल स्टेज में जाके फिर वापस आके फिर भी इतना कर रहे हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए अपने जीवन से और
कुछ न कुछ सोचना अपनी चाहिए। प्रतिभा को तो लोगों के बीच दे रहे हैं सिवान में। सर अपना पूरा परिचय बता दीजिए कि कहाँ पे कार्यरत हैं और किस तरह से। मैं पुणे में हूँ और मैं 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया और मैं मौसम विभाग में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहा। फिर मैं अपने मूल विभाग में आके वैज्ञानिक जी रहा और मैं विश्व मौसम संगठन है उसके जो इस मौसम पर रिसर्च उसकी कोर कमेटी में मैं हूँ। 4 साल के लिए पहले था, फिर 4 साल के लिए, तो अब अगले साल तक मैं मतलब 8 साल तक मैं उसमें रहा। तो ये और अभी मैं DST के जो नेशनल एक्सपर्ट कमेटी है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम का, उसमें अभी DST ने मुझे नियुक्त किया है। तो इस तरह की चीज़ें में अब रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग सक्रिय हैं और अपनी जो नॉलेज है वो अभी भी हम शेयर कर रहे हैं। आपका परिचय सर। मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार सहाय है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल कुमार सहाय, जो कई बड़े पद पर कार्य कर चुके हैं और हमारे बीच अभी शिवाम में मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। फिर ले चलेंगे कई नए एपिसोड में, कुछ नया दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।